श्रोताओं, कोविड-19 विशेष जागरूकता कार्यक्रम में आप सभी को पंकज मेश्राम का नमस्कार। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 4 अगस्त 2020 को यूपीएससी 2019 के नतीजे घोषित किए गए और हमें ये बताते हुए खुशी है कि इस साल 2019 के जो नतीजे आए हैं उसमें 31वीं रैंक पर रही हैं भिलाई की सिमी करण जी और वो आज फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सिमी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम पर बुलाने के लिए। जी, हम सब के लिए बहुत ही ये खुशी की बात है, खास तौर पे हमारे राज्य के लिए, भिलाई जैसे शहर के लिए, कि इतनी बड़ी परीक्षा में आपने मेरिट में 31वीं रैंक हासिल की है। इसके लिए आकाशवाणी रायपुर परिवार की ओर से आप सबसे पहले तो बधाई कबूल कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले प्रयास में ही इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि इस कामयाबी का आपको यकीन था? सच पूछेंगे तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि पहले ही अटेम्प्ट में मेरा इतना अच्छा रैंक आ जाएगा। एक दिन पहले भी रात को मैं मम्मी को यही कह रही थी कि शायद इस बार नहीं हो पाएगा, तो अब अगले अटेम्प्ट में तो मैं पक्का आईएएस बन के ही दिखाऊंगी। बट बहुत ही खुशी हुई जब अगले दिन रिजल्ट आया और मेरे को 31st रैंक मिला है, इस बारे में पता चला। मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज्यादा खुश हुए। मेरे परिवार वाले तो फूले नहीं समा रहे हैं, बस कंटिन्यूअसली कॉल्स आए जा रहे हैं एंड मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जी, जो रैंक मिली है आपको, 31वीं रैंक मिली है, उससे आप संतुष्ट हैं? जी, मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ क्योंकि मैंने बहुत ही कम समय में अपनी पूरी तैयारी की थी और उसको मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ही अच्छा रैंक है। जी, सिमी जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सफलता की पहल जो खबर आपको कैसे मिली, उस वक्त आप कहाँ थी, पहली प्रतिक्रिया क्या थी, और जब घर में सारे लोगों को, घर के सारे सदस्यों को, परिवार के लोगों को इस बारे में पता चला तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया था। उन्होंने बोला कि तुम्हारा 31 रैंक आया है। पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसको चेक की और शायद मैंने 6 या 7 बार उसको डाउनलोड करके बार बार चेक किया होगा। मैं शायद 15 मिनट तक किसी को नहीं बता रही थी सो दैट आई कैन बी 100% श्योर कि ये सही न्यूज है। जब एक बार ये न्यूज पक्की हो गई फिर मुझे याद है मैंने अपनी मम्मी और मेरी बहन जो घर पे थी दोनों को सबसे पहले बताया, पापा को बताया। और एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट, मैं अपनी नानी को बहुत मानती हूँ। उनका नाम है अनिमा साहू। मैं अपनी नानी और दादी दोनों को बहुत मानती हूँ। तो मैं अपनी नानी से बात करना चाहती थी पर वो तब बाथरूम में थी, तो मैंने उनको ये बोला कि ये एक इमरजेंसी, आप उनको अभी के अभी फोन दीजिए। और वो एक लम्हे के लिए घबरा गई थी, बट जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो बहुत ही खुश हो गई। तो ऐसे हमारा इस चीज से पता चला। इस पूरी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? ये एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं था, ये एक इंसान की मेहनत नहीं है, ये एक पूरे टीम की मेहनत थी। मैं अपने मम्मी पापा, अपने पूरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मेरे स्पेशली मेरे टीचर्स जो मुझे पूरे रास्ते गाइड करते रहे, मैं सभी को इस सफलता में श्रेय देना चाहूंगी। सिमी जी, हम आपसे इस बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम को दरकार है इस वक्त एक गीत की। तो कार्यक्रम के इस पड़ाव पर आप अपनी पसंद का कौन सा गीत अपने साथ साथ हमारे सुनने वाले श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगी? ये एक गाना है जो दिखाता है, दर्शाता है एक तरह से कि मेरी क्या स्पिरिट रही पूरे प्रेपरेशन जर्नी में। तो मैं जिंदा गाना बाय भाग मिल्खा बाग वो सुनाना चाहूंगी।
जी, आइए हम सब मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले। कोयला काला है, चट्टानों में काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। कोयला काला है, चट्टानों में काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। रेशम खींच ले, पीछे कुछ न आगे का हिस्सा, इस पल की क्या रीस सींच दे। आग जुबान पे रख दे, फिर चोट के होठ भिगाएंगे, घाव गुनगुनाएंगे, फिर दर्द गीत बन जाएंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 4 अगस्त 2020 को यूपीएससी 2019 के नतीजे घोषित किए गए और हमें ये बताते हुए खुशी है कि इस साल 2019 के जो नतीजे आए हैं उसमें 31वीं रैंक पर रही हैं भिलाई की सिमी करण जी और वो आज फोन लाइन पर हमारे साथ हैं और हम इस बातचीत को आगे जारी रखते हुए उनसे जानना चाहेंगे। सिमी जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो स्कूली शिक्षा रही वो कैसी रही, विद्यार्थी जो जीवन था वो कैसा रहा? मेरे फादर भिलाई स्टील प्लांट में जनरल मैनेजर हैं एंड मेरी मदर एक टीचर हैं। तो मैंने पूरी अपनी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई से की है। शुरुआत से ही एकेडमिक्स की तरफ झुकाव तो था ही, साथ ही को करिकुलर्स में भी मैं पार्टिसिपेट करती थी। मैंने NTSC, KVPY जैसे परीक्षाएं क्वालिफाई की थी और 12th में मैं स्टेट टॉपर रही थी 98.4% के साथ। तो एकेडमिक्स और को करिकुलर्स जैसे कि ओडिसी डांस में मैं वेल ट्रेन्ड हूँ और मेरे को फैब्रिक पेंटिंग का शौक है और मैं बहुत ही ज्यादा बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट रखती हूँ। तो हाँ, मैंने हमेशा अपनी स्टडीज को एक बैलेंस तरीके से लिया है।
12वीं के बाद की यदि हम बात करें तो हमें जो जानकारी अखबारों के जरिए मिली है कि आपका चयन आईआईटी मुंबई के लिए हुआ था, आपने आईआईटी से पढ़ाई की है और उसके बाद आपने यूपीएससी की परीक्षा दी है और पहले ही प्रयास में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो धारा यूपीएससी की तरफ जो मुड़ती हुई दिखाई देती है उसका कोई खास कारण है? एक्चुअली यूपीएससी का डिसीजन मैंने कॉलेज जाने के बाद ही लिया था। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ही मैं एक स्टूडेंट इनिशिएटिव है वहाँ का अभ्यासिका, जो वहाँ के गरीब बच्चों, स्लम बच्चों को पढ़ाता है, उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। 3 साल मैंने वहाँ पढ़ाया है। उनके साथ उनके एक्सपीरियंसेस जब मैंने सुने तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक ऐसे सेक्टर में जाना है जहाँ मैं शायद काफी जिंदगियों को टच कर सकूं और उनके कुछ जिंदगियों में शायद एक बदलाव भी ला सकूं। तो वहीं से मेरी इस जर्नी की शुरुआत हुई थी। फिर मैंने एक ह्यूमैनिटीज में माइनर किया है आईआईटी बॉम्बे में। साथ ही साथ वहाँ पे पब्लिक पॉलिसी जैसे बूट कैंप्स होते थे जहाँ हमें आईएएस अफसरों को सुनने का मौका मिला था और वहां से मेरी प्रेरणा जागी थी। इंटर्नशिप भी किया है मैंने जापान में, लेकिन करने के बाद मुझे एक बात रियलाइज हुई कि मुझे 9 to 5 एक डेस्क जॉब नहीं चाहिए, रैदर एक ऐसा जॉब चाहिए जहां मैं लोगों से हमेशा जुड़ी रहूं। तो उसी तरह से मेरी रुख यूपीएससी की तरफ मुड़ी। तो ये दोनों ही तैयारियां एक साथ चलती रही आपकी, आईआईटी की और साथ ही साथ यूपीएससी की। किस तरह से दोनों के बीच आपने सामंजस्य स्थापित किया? जैसे कि मैंने अपने आखिरी साल में ही पूरी तैयारी करी थी, तो फाइनल ईयर में जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यूपीएससी ही करना चाहती हूँ, मैं फिर प्लेसमेंट्स में नहीं बैठी। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने थोड़ा ज्यादा एंजॉय कर लिया था 4th ईयर का, बट उस टाइम पे मैंने अपना ऑप्शनल, अपना बेसिक थोड़ा बहुत मटेरियल देख लिया था। उसके बाद दिसंबर ऑनवर्ड्स मेरे फादर ने जिद की कि बेटा ये अटेम्प्ट तो अब तुमको देना ही है, वरना पहले मैं थोड़ा सा लाइटली इस चीज को ले रही थी, बट उसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई। मैंने काफी सारे कोर्सेज पहले कंप्लीट कर लिए थे ताकि आखिरी सेमेस्टर मेरा काफी फ्री रह गया। उसके साथ साथ मैंने एक बहुत ही मेटिकुलस प्लान बनाया था। मैं मंथली, डेली, वीकली, इवन समटाइम्स आवरली टारगेट्स भी सेट करती थी ताकि मैं परफेक्शन नहीं, रैदर कंप्लीशन की तरफ फोकस करूं। और उसी की तरह मैंने क्वालिटी रैदर देन क्वांटिटी ऑफ जो पढ़ाई है उस पर फोकस किया, जिसकी वजह से शायद मुझे सफलता प्राप्त हुई है। पूरे देश भर के, पूरे मुल्क के बच्चे इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी करते हैं और ज्यादातर युवा ऐसे होते हैं जिनका एक सपना होता है कि इस तरह की परीक्षा में वो सफलता हासिल करें। जब वो देखते हैं कि उनके पास मार्गदर्शन के मौके थोड़े से कम हैं, तो बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं और दिल्ली जैसे शहरों में कोचिंग के लिए जाते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोचिंग संस्थाएं इतनी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उनकी किस तरह से मदद कर सकती है, या बिना वो कोचिंग का सहारा लिए भी अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं? एक्चुअली यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में जहाँ पे सिलेबस इतना वास्ट होता है, वहाँ पे थोड़ा सा एक गाइडेंस और एक डायरेक्शन सही तरह से मिले, उसका बहुत बेनिफिट बच्चों को मिल सकता है। इसी बेसिस पे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी चलते हैं देश के। मैं पर्सनली मानती हूँ कि आपको गाइडेंस मिले तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये एग्जाम बोथ विदाउट गाइडेंस एंड विथ गाइडेंस किया जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे ऑनलाइन माध्यम में भी काफी सारा मटेरियल और सोर्सेज अवेलेबल है। 2 चीजें मैं बच्चों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कोचिंग की तरफ सोच रहे हैं। पहला, एक तो आपकी बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स के पीछे ना भागे। एक कोई कोचिंग या गाइडेंस आपने फिक्स कर लिया है तो बस उसी के साथ ही डटे रहें। जब बहुत सारी चीजें सुनते हैं हम, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और लास्ट में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। एंड दूसरी बात, आप सबकी बातें सुने लेकिन अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएं, अपने टाइम फ्रेम और अपनी कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक ही कोचिंग में मल्टीपल लेवल्स के टैलेंट के बच्चे आते हैं और हमको अपने लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि मेरे पास समय बहुत ही कम था, तो मेरे को हमेशा ये ध्यान में रखना था कि काफी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवरेज मेरा कम टाइम में हो सके। वैसे आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएं और उसको फॉलो करें।
बहुत ही उपयोगी जानकारी दी आपने। एक बात और इसी से जुड़ी हुई है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई बार हम देखते हैं कि जब रिजल्ट की तरफ हमारा ध्यान जाता है तो कई बार ये पढ़ने सुनने को मिलता है कि जो बच्चे यूपीएससी क्लियर करते हैं उसमें ज्यादातर बच्चे साइंस फैकल्टी के होते हैं, चाहे वो मैथ्स हो या साइंस के हो। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आर्ट्स या कॉमर्स फैकल्टी के बच्चे भी उसी तरीके से इस परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं, आपकी क्या राय है? अभी देखने को मिला है हाल फिलहाल में जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो काफी नंबरों में इन परीक्षाओं में आगे आ रहे हैं। कुछ रीजंस जो मुझे लगता है उनको बेनिफिट करते हैं वो है, जब आप इंजीनियरिंग करते हैं आपको एक डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप का स्किल दिमाग में आ जाता है जो उनको काफी इजीली चीजों को ग्रैस्प करने में मदद करता है। और आगे चलते हुए अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी देखें तो हमको आज टेक्नोक्रेट्स की काफी जरूरत है क्योंकि चीजें काफी टेक्निकल होती जा रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूंगी कि काफी और बैकग्राउंड जैसे कि कॉमर्स, लॉ और आर्ट्स की स्टूडेंट्स के भी अपने फायदे होते हैं जो उनको उसमें बेनिफिट करता है। फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स के स्टूडेंट्स का सिलेबस ओवरलैप काफी होता है एंड उनको एक फ्लेयर फॉर राइटिंग आ जाता है जो टेक्निकल स्टूडेंट्स को शायद कम आए। तो हर फील्ड का अपना बेनिफिट है। जब आप ग्रेजुएशन की तरफ सोच रहे हैं आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को सोचिए और अपनी रुचि को सबसे ज्यादा ध्यान में रखिए और तब अपना ग्रेजुएशन सोचिए। कई बार ये भी देखने में आया है कि जब यूपीएससी की तैयारी की जा रही है किसी अच्छे कोचिंग संस्थान का सहारा लेकर, तो यदि यूपीएससी हम क्लियर नहीं भी कर पाते हैं तो एसएससी, पीएससी या बैंकिंग सेक्टर की जो परीक्षाएं हैं वो आसानी से निकाली जा सकती है। युवाओं के बीच एक आम धारणा ऐसी भी होती है, इसे लेकर आपके क्या विचार हैं? जी, एक्चुअली ये जो आप एग्जाम देखेंगे बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, इनके सिलेबस में ओवरलैप काफी सारा होता है। तो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो पैरेलली इनकी भी तैयारी कर सकते हैं। बट मेरा मानना पर्सनली ये है कि आप एक किसी एग्जाम को फुल कॉन्फिडेंस और फुल फोकस के साथ टारगेट कीजिए एंड पैरेलली बाकियों को थोड़ा थोड़ा समय एक्स्ट्रा देते रहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो प्राइम लक्ष्य है, जो मेन गोल है, उससे आपकी नजर नहीं हटती है। बट ऐसा भी नहीं है कि आपने पूरा का पूरा अपना एनर्जी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगा दिया है। तो आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं बट आपको अपना लक्ष्य पूरी तरह से पता है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते वक्त और इस बातचीत को हम सिमी जी आगे भी जारी रखेंगे। कार्यक्रम के इस पड़ाव पर फिर से अब बारी है आपके पसंद के गीत की। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगी आप हमारे श्रोताओं को? अब मैं एक ऐसा गीत सुनाना चाहूंगी जो मुझे अभी महसूस हो रहा है रिजल्ट सुनने के बाद। जी, बादल पे पाँव है, चक दे इंडिया का गाना। आइए हम सब मिलकर आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं। कहाँ था ये जो हो गया, आना कहाँ था ये
दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सिमी करण जी, और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2019 की यूपीएससी परीक्षा में इन्होंने 31वीं रैंक हासिल की है और आज फोन लाइन पर हम उनसे बात कर रहे हैं। सिमी जी, कार्यक्रम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि हर युवा का ये सपना होता है कि यूपीएससी जैसी परीक्षा में वो सफलता हासिल करे, और हम देखते हैं कि हजारों लाखों लोग परीक्षा के लिए अपीयर होते हैं, और जब रिजल्ट पर, फाइनल रिजल्ट पर हमारी नजर होती है तो बमुश्किल 1000 युवा इसमें सफलता हासिल कर पाते हैं, बमुश्किल। हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि चरणबद्ध तरीके से यदि इस परीक्षा की हम तैयारी की बात करें तो कैसे की जा सकती है? क्योंकि मैंने सारे स्टेजेस की प्रिपरेशन बहुत ही कम समय में की थी, तो मेरा स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहा है कि मुझे अपने जितने भी मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज या टाइम है उसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके। तो प्रीलिम्स में मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रही कि पहली बात तो मैं इसको एक नॉलेज गेम की तरह नहीं ले रही थी। मेरा कभी भी फोकस इस पे नहीं था कि मैं कितना ज्यादा पढ़ सकूं। रैदर मैं हमेशा ये सोच रही थी कि जब मैं एक सवाल देखूं उसमें से मैं गलत ऑप्शंस को कितने जल्दी मैं एलिमिनेट कर सकूं ताकि मेरे सही होने की संभावना बढ़ सके। तो वही उसी चीज के प्रयास में मैंने काफी सारे क्वेश्चन पेपर्स जो काफी सारे इंस्टीट्यूट छोड़ते हैं उनको कलेक्ट कर लिया और उनको मैंने प्रैक्टिस किया था। एक महीना, अप्रैल महीना पूरा मैंने डेली एक एक क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किया, जिससे मेरा हैंड इस चीज में कंप्लीटली बैठ गया था। दूसरी चीज जो मैंने की वो था प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी मैंने ऑफिशियल आंसर की देखी थी, और ये मैं सारे एस्पिरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप भी इस चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे गलत आंसर्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और तीसरी चीज जो मैंने की आखिर में जाके ये था कि मैं कंटिन्यूअसली बार बार जो मैंने पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करते रह रही थी। शायद 10-15 बार तो मैंने रिवाइज कर ही लिया था आखिर तक, जब तक मैं परीक्षा हॉल में नहीं घुसी थी। तो रिविजन इज द की। और यदि हम मुख्य परीक्षा की बात करें और वहां पर जो विषयों को लेकर कई बार हम देखते हैं कि जो प्रतियोगी होते हैं उनके बीच भ्रम की स्थिति होती है, वो एक सही निर्णय नहीं ले पाते कई बार। उस बारे में आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगी? मेंस की जो परीक्षा होती है वो प्रीलिम्स से बहुत ही अलग है, क्योंकि प्रीलिम्स में फोकस फैक्चुअल डेटा टाइप के क्वेश्चंस पे होता है, जबकि यहाँ पे हमारे मेंस में हमारे एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जाती है। तो पहले तो अगर मैं जनरल स्टडीज पेपर्स की बात करूं, आप सभी प्लीज जितनी जल्दी हो सके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे मन में एक इनर्शिया बैठ जाता है कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, तब करूंगा जब मैं एक बहुत परफेक्ट आंसर लिख सकता हूं। बट परफेक्ट आंसर इज अ मिथ। ऐसा कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता। आप जब चालू कर देंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि आप 100-200 अटेम्प्ट में तो एक अच्छा आंसर अवश्य लिख लेंगे। तो पहली रिक्वेस्ट ये है। दूसरा ये चीज है कि अपने सोर्सेज बिल्कुल मिनिमम रखें, हर चीज के लिए मैक्स टू मैक्स 1। और दूसरा, अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, बट सब चीजों को एक जगह कंपाइल करके बस बार बार रिवीजन और इंटरलिंकिंग, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कैसे लिंक करना है उस पे फोकस कीजिए। ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में सबसे पहला चीज जो मैंने देखा था वो था मेरी रुचि, कि क्या मैं इस सब्जेक्ट को लंबे अरसे तक पढ़ सकती हूँ या नहीं, क्योंकि काफी बार हमको 1, 2 या 3 साल से भी ज्यादा उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ सकता है। दूसरी बात ये मैंने देखी कि मेरा ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और इसका सिग्निफिकेंट ओवरलैप है जनरल स्टडीज के पेपर्स के साथ। तो जब मेरे पास इतना कम समय था, तो मैं जब ये ऑप्शनल प्रिपेयर कर रही थी तो साथ ही साथ मेरे जनरल स्टडीज के पेपर्स भी प्रिपेयर हो जा रहे थे। और तीसरी बात मेरे को जो अच्छी लगी इस सब्जेक्ट के बारे में वो था इसका डायनेमिज्म का मतलब ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, तो डेली हमको अपडेट करते रहना पड़ता है। आप देखिए, अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है कि डेली कुछ नया पढ़ने में मजा आएगा, तो आप अवश्य इस ऑप्शनल को कंसिडर कर सकते हैं।
और अदरवाइज आप स्टैटिक कोई ऑप्शनल भी ले सकते हैं। और साक्षात्कार की यदि हम बात करें तो वो कैसा रहा, किस तरह का रहा आपका पूरा अनुभव, किस तरह के सवाल पूछे गए आपसे? इंटरव्यू एक्सपीरियंस मुझे प्लीजेंटली बहुत ही अच्छा लगा। मैं थोड़ा डरी हुई थी पहले, बट जब मैं एक बार अंदर घुसी तो मुझे लगा कि मैं काफी कॉन्फिडेंट थी। जो चीज मुझे एक चीज रियलाइज हुई है इससे कि वो आपकी पूरी होलिस्टिक पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं, आपको कई तरह से वो टटोलने की कोशिश करते हैं और आपका एक पर्सपेक्टिव चीजों पर कैसा है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो कुछ अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग सवाल बताऊं जो एक बार के लिए मुझे भी थोड़ा सरप्राइज कर दिए थे जी। तो एक लेडी मेंबर ने मुझसे पूछा था, पूछा भी नहीं, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि आप IIT बॉम्बे में पढ़ती हैं और वहां पे बहुत सारी गायें घूमती रहती हैं इधर उधर, तो ये तो बहुत ही बुरा माहौल है पढ़ने के लिए, वहां गायें क्लासरूम में घुस आती हैं। तो बेसिकली वो एक बहुत नेगेटिव तरीके से उस चीज को पोर्ट्रे कर रही थी और मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मैं अगर जिस तरह से भी बोलूंगी वो उसका उल्टा उत्तर देने का कोशिश करेंगी। तो अब मैंने सोचा कि इसको एक अलग तरीके से अप्रोच किया जाता है। तो मैंने उनको बोला कि मैम, हमारे कॉलेज में एक जोक है कि यहाँ बच्चे इतना मेहनत करके 2-3 साल पढ़ के फिर IIT JEE क्रैक करके यहाँ आते हैं, जबकि गायों को तो यहाँ मुफ्त का मिल गया आने का। तो उस समय उनको वो चीज बहुत फनी लगा, बट इस चीज के बाद, इस अनुभव के बाद उन सभी का एनर्जी लेवल एक बहुत ज्यादा बूस्टअप हो गया और वो क्वेश्चंस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। दूसरा एक चीज मेरे को पूछा गया था, जैसे मैंने एक जवाब में छत्तीसगढ़ में टोनही प्रथा जो चलती है जिसमें जो बूढ़ी औरतें हैं उनको सोसाइटी वाले बहुत ही ऑस्ट्रेसाइज करते हैं, उनकी देखभाल नहीं किया जाता है, उस तरह से व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि अच्छा, आपने अब ये प्रथा देखी है अपने स्टेट में, तो अब आप बताइए कि आप उसको कैसे सुलझाना चाहेंगी। तो यहाँ पे मैंने उनको इस तरह से बताया कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जाके उनको ये चीज बोलेंगे तो उनको लगेगा कि एक बहुत टॉप डाउन अप्रोच है, उनको लगेगा कि ये बाहर वाले आके हमारी प्रथाओं के साथ छेड़खानी करना चाहते हैं। इसलिए अगर हम वहाँ के जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो सरपंच हैं, जो ट्राइबल लीडर्स हैं, जो जाने माने लोग हैं, उनके हम इस बात को अपनी पहुंचाने की कोशिश करें और उनके जो लोकल डायलेक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करके पहुंचाएं, तो उन लोगों को वो बात बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल लगेगी और ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल भी होगा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सवाल मुझसे पूछे गए थे। जी, मुझे लगता है जिस तरह से आपने जवाब दिया हम सबके लिए बहुत ही वो प्रेरक हैं। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि जो एक मेधावी प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उन्हीं के ज़हन में तुरंत आ सकती हैं। अब हम आपसे आपकी पसंद का एक गीत सुनना चाहेंगे, उसके बाद अपनी बातचीत को आगे जारी रखेंगे। सिमी जी, ये बताएं कि इस वक्त कार्यक्रम के इस मोड़ पर आपकी पसंद का कौन सा गीत सुना जाए? क्योंकि ये मम्मी का फेवरेट गीत है तो मैं ये चाहूंगी आप सुनाएं, अजीब दास्तां है ये। आइए हम सब मिलकर आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।
किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे। ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं सिमी करण जी, और हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि यूपीएससी 2019 की परीक्षा में उन्होंने 31वीं रैंक हासिल की हैं और आज वो फोन लाइन पर हमारे साथ बात कर रही हैं। सिमी जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम ये तो जान ही चुके हैं कि आप कितनी मेधावी रही हैं पढ़ाई के दौरान अपने पूरे छात्र जीवन में, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई के अलावा जो दूसरी गतिविधियां एक्स्ट्रा जो कैरिकुलम है वो कैसा रहा है? मैंने एक्चुअली को करिकुलर्स में काफी चीजें अपनी जिंदगी में एक्सप्लोर की है। मैं एक ट्रेन ओडिसी डांसर हूँ। मैंने 4th ईयर तक ट्रेनिंग कंप्लीट की है और मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। तो पहले मैं फिक्शन किताबें पढ़ा करती थी, बट अब मैं भारत के इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इस तरह की चीजें पढ़ने का बहुत शौक रखती हूँ। मैं गिटार भी बजाना जानती हूँ। अच्छा। और फैब्रिक पेंटिंग में भी मुझे रुचि रही है। तो काफी चीजें मैंने जिंदगी में एक्सप्लोर किया है। मेरे को कारगिल की तरफ से एक ग्लोबल लीडरशिप समिट में इनवाइट किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स मिनियापोलिस में उसका एक इवेंट हुआ था जहाँ पे हमको लीडरशिप स्किल्स इनकलकेट किए गए थे। तो वैसे भी एक्टिविटीज में मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं कहूंगी कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक का बहुत ही डाइवर्स और होलिस्टिक रहा है। यूपीएससी इंटरव्यू के दौरान भी हम ये देखते हैं कि कई बार जो हमारी हॉबीज होती है उस पर बहुत सवाल किए जाते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस संबंध में आपसे भी सवाल किए गए थे? जी बिल्कुल जी। मैंने अपने हॉबीज में एक मेंशन किया था कि अभी हाल फिलहाल में मैं रूरल विजिट पे गई थी। हमारे कॉलेज में एक ग्रुप पर रूरल विजिट करके एक क्लब है, ग्रुप पर रूरल एक्टिविटीज करके एक क्लब है जो बच्चों को अलग अलग जगहों पे जहाँ पे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वहां लेके जाते हैं। तो इसी दौरान मुझे झाबुआ मध्य प्रदेश जाने का अवसर मिला था। तो जो यूपीएससी पैनल के मेंबर्स थे उन्होंने काफी फैक्चुअल डिटेल्स भी पूछी उस जगह के बारे में, जैसे कि वहां पे कौन से ट्राइब्स फेमस हैं, जो कि भील और भिलाला ट्राइब है, और वहां का कौन सा चिकन फेमस है जो कि कड़कनाथ चिकन है और वो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होने के कारण एक बहुत ही हेल्दी सोर्स माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी मुझसे जानने की कोशिश की कि ऐसी क्या चीजें थी जो मुझे वहां पे इंटरेस्टिंग लगी और जो मैं एज अ कलेक्टर दूसरी जगह रेप्लिकेट करना चाहूंगी। तो वहां पे मैंने उनको बताया कि वहां एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट चलता है ट्राइबल्स के बीच में, जिसको हम हलमा कहते हैं। हलमा का अर्थ होता है कि आप निस्वार्थ भाव से दूसरों के फील्ड्स में दूसरों की जो जरूरतें हैं उनमें जाके हाथ बटाते हैं और ये एक पूरी कम्युनिटी साथ में मिलके एक एक्टिविटी को करती है। तो झाबुआ एक ऐसे रीजन में पड़ता है जहाँ पे पानी की हमेशा स्कैर्सिटी रही है। तो हलमा को एक बहुत ही बड़े स्केल पे ले जाते हुए उन्होंने बहुत ही सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके वहां पे ट्रेंचेस खुदवाए, वहां पे पॉन्ड्स बनाए, जिसके वजह से वहां का एग्रीकल्चर, वहां का जो नक्शा है वो काफी हद तक बदल गया है। तो ये मुझे एक चीज बहुत ही अच्छी लगी कि उन्होंने एक वहीं का लोकल इंडिजिनस कॉन्सेप्ट को लेके
एक पूरे जिले के स्तर पे रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। और ऐसे ही लोकल जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस है वो मैं दूसरी जगहों पे रेप्लिकेट करना चाहूंगी। जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद आपको क्या उम्मीद है, क्या कैडर मिल सकता है? ऐसे तो मैंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस मध्य प्रदेश, सेकेंड राजस्थान और तीसरा उत्तर प्रदेश भरा है। मैं होपफुल हूँ कि मुझे मध्य प्रदेश कैडर मिल जाए, लेकिन जो भी जगह पे मुझे पोस्टिंग मिलेगी मैं अपनी फुल इंटेग्रिटी और कैपेसिटी में काम करना चाहूंगी। जी सिमी जी, अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे युवा जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को सुन रहे होंगे और यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगी, क्या सुझाव होंगे उनके लिए आपके? मैं एक कोट में विश्वास रखती हूँ जो है बी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, जिसका अर्थ ये है कि आप अपने साथ हमेशा सच्चाई बरकरार रखें। आप अपने सबसे बड़े क्रिटिक बने। आप खुद डिसाइड करें कि जितना एफर्ट आप अपने एम लक्ष्य के लिए दे रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है या नहीं, और नहीं तो मुझे किस तरफ काम करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप सफलता की सीढ़ी चढ़ सकेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा साथियों को आपसे की गई ये बातचीत पसंद आएगी, उनके लिए प्रेरणा स्रोत होगी और वो भी तन मन धन से अपनी तैयारी को अंजाम देंगे और जीवन में सफलता हासिल करेंगे। आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर एंड सीईओ एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं, मगर ये ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के भी बाहर जा रहे हैं। 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनको भर्ती भी करते हैं, सीखती रहते हैं, तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापस जाते हैं, अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए हैं, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह घूम सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं या पुलिस ऑफिसर्स या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी को पंकज मेश्राम का नमस्कार।